नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मौर्य काल को शुरुआत करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से मौर्य काल हिंदुस्तान का पहला वो साम्राज्य था जिसने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक राज किया था और हिमालय से लेकर साउथ इंडिया कर्नाटका तक राज किया था। हम यूं कहें कि भारत का पहला वो साम्राज्य है जिसने पूरी इंडिया को एक यूनिटी में स्थापित कर दिया था और वो शासक चंद्रगुप्त मौर्य इतना सब कुछ कर पाया अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। तो देखिए, चाणक्य और तक्षशिला के बारे में आपको अलग वीडियो डिजाइन किया गया है, आप उनको अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे पहली बात तो ये उठती है कि भारत का जो इतिहास शुरू होता है, भारत के इतिहास में मौर्य वंश वो समय है जहां से इतिहास के कंप्लीट एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो भारतीय इतिहास की वास्तविक शुरुआत मौर्य काल से मानी जाती है। इससे पहले अगर हम देखें जैन और बौद्धिस्ट रिलीजन के बारे में, तो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हमको जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं वो पूरे कंप्लीट एविडेंस प्राप्त नहीं होकर हमें कुछ स्रोतों पर आधारित रहना पड़ा है। और इतिहास को जानने के लिए जो तीन मेजर सोर्स चाहिए, तीन मेजर जो स्रोत चाहिए, वो हमको मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। इससे पहले जैन और बौद्धिस्ट के बारे में हमको वो एविडेंस नहीं मिल पाते हैं। इसके साथ उससे पहले अगर हम देखें वैदिक काल, तो वैदिक काल में भी हमको टेक्स्ट तो मिल जाते हैं, अभिलेख बहुत कम मिल पाते हैं और विदेशी विवरण तो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होते हैं। इसके साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी हमको आर्कियोलॉजिकल साइट से बहुत सारी चीजें मिल तो जाती हैं, लेकिन वो लिपि, वो जो स्क्रिप्ट थी इंडस की, वो अभी तक नहीं पढ़ी गई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास सही मायने में शुरू होता है मौर्य काल से। मौर्य काल की जानकारी हमको हर जगह प्राप्त होती है, जिसमें अगर हम इतिहास के मायनों में उतर के देखें तो भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमको जो तीन स्रोत चाहिए, जिनमें एक तो साहित्यिक स्रोत, इसके बाद अभिलेखीय साक्ष्य और इसके बाद विदेशी विवरण। जिस भी स्थान से या जिस भी वंश के बारे में अगर हमको ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो वो इवेंट्स एक ट्रूली साबित हो जाता है, एक सत्यता उसमें साबित आ जाती है, सत्यता आ जाती है उसमें। साहित्यिक स्रोत हमको वैदिक काल में प्राप्त होते हैं, जैन और बुद्धिस्ट के भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका साहित्य ही प्राप्त हो पाता है, उनको अभिलेख और विदेशी विवरण बहुत ही कम मात्रा में मिल पाता है। जबकि मौर्य काल में साहित्य तो भरपूर मिलता है। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो एक तो है धार्मिक साहित्य, जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से है, और एक लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब उस समय कंटेम्पररी टाइम पे कुछ लेखकों ने जो किताबें लिखी थी उनमें हमको इस वंश का जिक्र होता है, तो वो हमारा लौकिक साहित्य होगा। जैसे अर्थशास्त्र की हम बात करें, मुद्रा राक्षस की बात करें, तो वो लौकिक साहित्य में माना जाएगा। अभिलेखीय साहित्य, अभिलेखीय साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो हमको दो शासकों के अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनसे मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जिसमें एक तो सम्राट अशोक ही है, मौर्य वंश का ही, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है। तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो अगर आज के हिसाब से देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तीन देशों में इसके अभिलेख मिले हैं। और उस समय तत्कालीन समय में जो लिपि चालू हो गई थी, जो स्क्रिप्ट चालू हो गई थी, सारी स्क्रिप्टों में इन्होंने अपने मैसेज जनता को संबोधित किए। तो अशोक के अभिलेख से भी पता लगता है कि भारत का मौर्य काल बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके साथ हमको एक रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है जूनागढ़ से। यह रुद्रदामन शक क्षत्रप है, शकों का राजा है। इन्होंने अपनी जितनी भी उपलब्धि है वो जूनागढ़ में लिखवा दी थी। तो जूनागढ़ से भी अभिलेख प्राप्त हुए जिनमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी विवरणों की अगर हम बात करें तो जो यूनान और रोम के लेखक हैं, यूनान और रोम के लेखकों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी सारा वर्णन किया है
क्योंकि ये सिकंदर के समकालीन है और सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में डेथ हो गई थी और उसी के 1 या 2 साल बाद मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि मौर्य वंश का इतिहास यूनानी लेखकों ने अपनी किताबों में किया था। तो यूनानी और रोम के लेखकों में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। उनके नाम वहां पर चंद्रगुप्त नहीं, एंड्रोकॉट्स इस प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं। और जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो विलियम जोन्स ने एक परीक्षण किया और जो यूनानी नाम थे सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स, उन दोनों का तारतम्य हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया। तो हम यूं कह सकते हैं यूनानी और रोम के लेखक जो विदेशी हैं, विदेशी विवरणों में आते हैं, वहां भी भारत के इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ इंडिका एक पुस्तक है जो आज वर्तमान स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज ने इसको लिखा था। अभी हम इसकी कहानी समझेंगे कि इंडिका पुस्तक किस प्रकार से लिखी गई थी और इसका आज क्या अस्तित्व है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज वो व्यक्ति है जो सेल्यूकस निकेटर का एक दूत है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का सेनापति है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, यहाँ पाटलिपुत्र में रहता है और काफी समय यहाँ बिताता है। तो यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रशासन में जो कार्य कर रहे थे, वो राजनीति को लेकर सारी बातों को इन्होंने अपने देश यूनान में जाकर लिख दिया था। हालांकि मूल रूप में इनकी कृति उपलब्ध नहीं है, फिर भी इनकी कुछ बातें समकालीन समय के जो लेखक हैं, स्ट्रेबो, प्लिनी या प्लूटार्क, जस्टिन, उन लोगों ने अपनी पुस्तकों में मौर्य काल के बारे में कुछ उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विदेशी विवरण भी खास मात्रा में मौर्य काल की जानकारी देता है। तो मौर्य वंश की जानकारी हमको हर जगह से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ मूर्तियां, अशोक के पिलर्स, बहुत सारे मृदभांड, तो ये वो चीजें हैं जहां से मौर्य काल के कुछ न कुछ हमको एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो मौर्य काल के बारे में भारतीय इतिहास को समझने के लिए बहुत सारे एविडेंस मिले हमको। अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य में जैन, बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य, यानी तत्कालीन समय में जो धर्म चल रहे थे, जैन, बौद्ध और ब्राह्मण, तीनों धर्मों में मौर्य काल की जानकारी हमको किसी न किसी रूप में मिलती है। अगर ब्राह्मण साहित्य की हम बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में जो पुराण है, हालांकि पुराणों का वर्तमान अस्तित्व जो है वो गुप्त काल में जाके आया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पुराणों को लिख चुके थे वैदिक ऋषि। तो पुराणों में जो विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख मिलता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि पुराणों से भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो जैन साहित्य के बारे में हमको मौर्य वंश की जानकारी के लिए 2 पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ा है। और वो जो 2 पुस्तकें हैं उनमें एक तो कल्पसूत्र और एक परिशिष्ट पर्वन है। कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं और परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हेमचंद्र है। ये दोनों जैन साहित्य की पुस्तकें हैं, जैन धर्म के बारे में काफी विवरण देती हैं। तो इन दोनों पुस्तकों से भी हमें पता लगता है कि मौर्य काल एक वृहद साम्राज्य था और जिसकी जानकारी हमको यहां से प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो दीपवंश और महावंश, ये वो बौद्ध साहित्य हैं जो श्रीलंका में लिखे गए थे। अब देखिए श्रीलंका, हालांकि श्रीलंका तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो पौत्र हैं अशोक, जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उन्होंने अपने मैसेंजर भारत के आसपास के सभी राज्यों में भेजे थे। उनमें एक द्वीप, सिंगल द्वीप भी था, श्रीलंका भी था, और यहां उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को भेजा था वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये दोनों साहित्य श्रीलंका में लिखे गए हैं। इनसे भी हमको पता लगता है कि मौर्य काल
भारत का महान साम्राज्य था, महान क्षेत्र था। इसके अलावा दिव्यवदान और महाबोधि वंश, जो दूसरा बौद्धिक साहित्य है, दिव्यवदान और महाबोधि वंश, ये बौद्धिक साहित्य है। इन बौद्धिक साहित्यों की पुस्तकों से हमें मौर्य काल के किसी न किसी शासक की जानकारी प्राप्त होती है, और खास तौर से सम्राट अशोक की। तो सम्राट अशोक की अगर जानकारी मिलेगी तो सीधी सी बात है कि उससे पूर्वज जो शासकों हैं उनके भी नाम हमको इस रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे। तो मौर्य वंश की जानकारी जैन साहित्य में कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन में मिलती है, जिनके रचयिता भद्रबाहु और हेमचंद्र हैं। बौद्ध साहित्य की ये पुस्तकें हैं जिनमें दीपवंश महावंश, दिव्यवदान और महाबोधि वंश। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य की अगर हम बात करें तो पुराण। तो धार्मिक साहित्य जो रिलीजन वाला टेक्स्ट है, उस रिलीजन वाले टेक्स्ट में भी हमको हर जगह पे मौर्य काल की जानकारी मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें लौकिक साहित्य की, कि जो टेम्पररी टाइम पे लिखा गया साहित्य था, जिसको विद्वानों ने अपने राजा के दरबार में रहकर लिखा था, जिससे हमको मौर्य काल की और गुप्त काल की काफी सारे वंशों की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में पता लगता है। तो लौकिक साहित्य में जो मुख्य साहित्य है उनमें एक तो अर्थशास्त्र और दूसरा मुद्रा राक्षस। देखिए, अर्थशास्त्र के रचनाकार जो हैं वो चाणक्य हैं, जिनको इतिहास में कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यह कहा जाता है कि इन्होंने इस पुस्तक की रचना तक्षशिला विश्वविद्यालय में रहते हुए की थी, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको एक बार देखें। अर्थशास्त्र के एक कंटेंट में, एक चैप्टर में उन्होंने अपने पुराने नाम यानी मूल नाम का वर्णन किया है विष्णुगुप्त का। तो यह माना जाता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त हैं। विष्णुगुप्त का और जो नाम मिले चाणक्य और कौटिल्य। कौटिल्य नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये कुटिल गोत्र के थे और अपनी कुटिल नीतियों के कारण भी चर्चित थे। चाणक्य इनका नाम इसलिए माना जाता है कि इनके पिता का नाम चणक था, यानी चणक ऋषि के ये बेटे हैं, और ऋषि ने इनका नाम अपने नाम से नामकरण किया था। तो चणक से बना चाणक्य, कुटिल से बना कौटिल्य और मूल नाम विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में रहकर काफी समय तक अध्यापन कार्य करवाया, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि एक ऐसा कॉलेज था जो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल कॉलेज था, जिसमें नॉलेज पर पूरा काम किया जाता था। तो इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य की प्रसिद्धि उठी, और जब इनके समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अगर हम बात करें कि भारत के इस कोने पे ये वो एरिया था जहां से आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे, क्योंकि यहां तो हिमालय पर्वत था, इधर की तरफ अरब सागर था और यह बंगाल की खाड़ी, और ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र एक राजा के अधिकार में था, और ये पूरा का पूरा मगध साम्राज्य नाम से फेमस था, जिसकी चर्चा हमने पुराने पिछले वाले वीडियो में की है। ग्रीक और बहुत सारे ऐसे यवन आक्रमणकारी थे, वो इस क्षेत्र से हिंदुकुश दर्रे को क्रॉस कर हिंदुकुश पर्वत को क्रॉस कर खैबर दर्रे और बाकी और कई सारे दर्रों से भारत की तरफ आ रहे थे आक्रमण करने के लिए। तो चाणक्य ने सोचा कि अगर ये व्यक्ति भारत पर आक्रमण करेंगे तो भारत की एकता खत्म हो जाएगी, यानी भारत पूरी तरीके से विदेशी कब्जे में आ जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने भारत की एकता को बनाए रखने के लिए मगध पर गए वो और राजा से सहायता ली, लेकिन राजा ने ऐसी सहायता नहीं की। तो कुछ ऐसे ऐतिहासिक कुछ कहानियां बनती है कि वहां पर चाणक्य की बेइज्जती हो गई थी, और ये जब दोबारा आए तो उन्होंने कसम ले ली थी कि मैं तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। तो ये वो वाली कहानी जो हमने चाणक्य की वीडियो में डिस्कस किया है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो इनके
जो प्रमुख शिष्य हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने मगध का जब राजा बना दिया था तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी और वहां पाटलिपुत्र चाणक्य का एक क्षेत्र बन गया था, एक तरीके से हम कहें तो। अब चाणक्य के दो एरिया हो गए थे, एक तो मगध का क्षेत्र हो गया था, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार से तक्षशिला में तो ये आचार्य थे। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के कहने पर इन्होंने तक्षशिला में रहकर काफी सारा काम किया था, जबकि कुछ एविडेंस इस बात को मानते हैं कि ये पहले से ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। अर्थशास्त्र पुस्तक से हमें पता लगता है, ये अर्थशास्त्र पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के समय लिखी गई थी, तो इससे भी हमको पता लगता है कि मौर्य काल की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। तो ये उस समय का लौकिक साहित्य है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना मौर्य काल के समय हुई। इसके साथ ही हम देखें मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक की जो रचयिता है उसका नाम है विशाखा दत्त। भारतीय इतिहास का ये सबसे विवादित विषय है, सबसे विवादित पुस्तक है, क्योंकि मुद्रा राक्षस का फिक्स टाइम पीरियड पता नहीं है और एक मोटे से टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि विशाखा दत्त ने जो कृतियां रची उसमें एक कृति देवी चंद्रगुप्तम की भी है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त काल के शासक है उनके समय की कहानी प्रतीत होती है। तो मोटे रूपों में देखा जाए तो मुद्रा राक्षस गुप्त काल के दौरान लिखी गई पुस्तक है, तो गुप्त वंश के समय लिखी गई थी, लेकिन इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जो कुटिल नीतियां थी उनके बारे में कुछ वर्णन किया था कि किस प्रकार से तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने अपने विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से धोखे से गणानंद को मार दिया था और मगध की गद्दी हत्या ली थी। तो ये वो जो कहानी है वो हमको मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोत में लौकिक साहित्य दो याद रखेंगे आप, अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस, इन दोनों से भी हमको मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये वाला पॉइंट था आपका साहित्यिक स्रोत कि मौर्य वंश की जानकारी हमको साहित्य में कहां प्राप्त होती है। तो इन एविडेंस को आप याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल कई बार सुमेल वाले आ जाते हैं या फिर किस डायरेक्ट एंगल से पूछ ले जाते हैं कि किस साहित्यिक स्रोत से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अभिलेख पे कि मौर्य वंश की जानकारी हमको किस किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो देखिए, एक तो सम्राट अशोक के अभिलेख और एक शकों के जो राजा हैं जिसका नाम रुद्रदामन है, इन्होंने जूनागढ़ में एक अभिलेख खुदवाया था। तो इन दोनों से हमको पता लगता है सम्राट अशोक के अभिलेख, जब अशोक के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे तो इसमें और आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी केवल बेसिक सा समझेंगे मौर्य वंश की जानकारी को लेकर। तो अशोक के लगभग 40 क्षेत्रों में अभिलेख पाए गए हैं, यानी अशोक के अभिलेख 40 क्षेत्रों में, यानी हम यूं कहें कि तत्कालीन समय में जहां तक मौर्य साम्राज्य का प्रसार था वहां तक इन्होंने अभिलेख खुदवा दिए थे। और ये अभिलेख इन्होंने ईरानी शासकों की प्रेरणा से खुदवाए थे, क्योंकि ईरानी शासक जहां इस बात को प्रतीक थे कि वो अपना एविडेंस आने वाले इतिहास में भी छोड़ना चाहते थे, तो वो क्या करते थे कि पत्थर पर अपना मैसेज खुदवा के छोड़ देते थे। उनको पता था कि इतिहास की संस्कृतियां खत्म हो जाएंगी लेकिन ये पत्थर का एविडेंस बचा रहेगा। तो पत्थर के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला भारतीय इतिहास का अगर पहला शासक है तो वो अशोक है। तो अशोक के अभिलेखों से भी हमको पता लगता है कि मौर्य वंश एक बड़ा सा साम्राज्य था जिसकी उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वो काबुल तक टच में होती थी, यानी अफगानिस्तान के क्रॉस हिंदू कुश दर्रे तक टच होती थी। तो ये अभिलेखीय साक्ष्य इस बात का इंडिकेशन देते हैं अशोक के अभिलेख। दूसरे अभिलेखों की अगर हम बात करें, रुद्रदामन के अभिलेख, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे इस बात की प्राप्ति होती है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसानों की सिंचाई की सुविधा देने के लिए किसानों को एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम है सुदर्शन झील। तो उस झील में जो अभिलेखीय साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं वो हैं तो रुद्रदामन के, लेकिन उनमें जो कहानी लिखी गई है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी गई है, तो वो वहां से भी कुछ एविडेंस हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अभिलेख में भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है।
इसके बाद हम आते हैं विदेशी विवरण पे। देखिए उस समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य का भारत पर शासन था, तो एक चाणक्य ही ऐसे महान शासक, महान गुरु थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा और किस प्रकार से उन्होंने मौर्य काल की जानकारी, राजनीतिक व्यवस्था को लिखा। लेकिन वो पूरी पुस्तक डिपेंडेंट है अर्थशास्त्र पर और राजनीति पर। उसका आधे से ज्यादा हिस्सा राजनीति पर लिखा हुआ है और बाकी उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर लिखा गया है। लेकिन उन्होंने तत्कालीन परिवेश में जो घट रहा था उसके बारे में कम लिखा है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो विवरण यहां लिखे जाने वाले थे, यहां के राजाओं के बारे में जो लिखे जाने वाले थे, वो विवरण कंटेम्परेरी टाइम पे विदेशी शासकों ने लिखे। विदेशी शासकों के यहां जो विद्वान हुआ करते थे उन्होंने लिखे, और चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जो विद्वान है वो यूनान के राजा सिकंदर और उनका एक दूत सेल्यूकस निकेटर था। यूनान के विद्वानों ने, यूनान के लेखकों ने सिकंदर महान की पूरी कहानी को तिथिवार संकलित किया है। तो वहां से हमको मौर्य वंश की जानकारी के बारे में बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत अच्छे स्रोत प्राप्त हो जाते हैं। तो यूनानी और रोम के वो लेखक जिन्होंने कंटेम्परेरी टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन किया था, तो वहां से भी हमको मौर्य वंश की एविडेंस प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंडिका पुस्तक की, तो इंडिका कोई पुस्तक है नहीं देखा जाए तो, क्योंकि इंडिका पुस्तक आज वर्तमान रूप में अस्तित्व में नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मेगास्थनीज जब भारत में रहे पाटलिपुत्र में, तो इन्होंने यहां रहकर चंद्रगुप्त मौर्य की प्रसिद्धियों के बारे में अपने कुछ नोट्स बनाए, लिखे कुछ, और ये जब वापस यूनान गए तो वहां इन्होंने जो लिखा था वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है और उसके कुछ भी एविडेंस प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन इनकी बातों को लिखने वाले जो तत्कालीन समय के इनके मित्र जो विद्वान हैं, जो प्रवर्ती लेखक हैं, उन्होंने मेगास्थनीज के बारे में लिखा कि हमारे यहाँ का एक दूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी गया था। तो इस प्रकार से उनकी जो पुस्तकें हैं वहां मौर्य काल के एविडेंस प्राप्त होते हैं, और वहीं से हमने कलेक्ट करके और पूरे के पूरे उनको एक जगह संग्रहित कर दिया और उस पुस्तक को इंडिका के नाम से प्रकाशित किया। तो यूं कह सकते हैं कि इंडिका में सारा श्रेय मेगास्थनीज का ही है। तो ये पुस्तक विदेशी विवरण की पुस्तक है, यानी विदेशी धरती पर लिखी गई किताब है जहां से हमको मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश एक ऐसा वंश है जो भारतीय इतिहास का पहला महान वंश तो है ही, इसके साथ ही साथ इसने हर जगह पर अपनी छाप छोड़ी है। तो ये बेसिक सा मौर्य वंश के बारे में था। इसके बाद हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि मौर्य काल के मुख्य जो शासक थे वो कौन कौन रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं मौर्यकालीन शासकों के बारे में। मौर्य काल के प्रमुख शासकों ने लगभग 140 वर्षों तक राज किया, जिसमें लगभग 8-9 शासकों का जिक्र भारतीय इतिहास में मिलता है हमें। पहले मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात बिंदुसार हुए, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक के बाद दशरथ, और दशरथ के बाद संप्रति के बाद शालिसुका, इसके पश्चात देववर्मन, और इसके पश्चात शातधानवन, और अंतिम जो मौर्य शासक है उसका नाम है बृहद्रथ। 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या 180 ईसा पूर्व में हो जाती है, लेकिन इसके 2-3 साल बाद मौर्य वंश के पतन के पश्चात मगध पर एक नए राजवंश का उदय होता है, और एक ब्राह्मण शासक जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग है, वो शुंग वंश की नींव डाल देते हैं, जो मगध जितना बड़ा साम्राज्य यानी मौर्य जितना बड़ा साम्राज्य ना होकर एक छोटे से क्षेत्र पर सिमट कर रह जाता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश के बाद अब भारत में छोटे छोटे ग्रुपों में शासन
स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मौर्य जिसमें शुंग, कणव, सातवाहन दक्षिण भारत की तरफ, वाकाटक साम्राज्य, चोल, चेर, पांड्य, शक, कुषाण, हूण वगैरह। तो ये कुछ शासक थे जो मौर्य वंश के बाद इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो इन शासकों में आप सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य और सबसे अंतिम 2 शासकों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं सबसे पहले। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध की गद्दी को हथिया लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य में हम जो पढ़ेंगे टॉपिक्स, उनमें सबसे पहले कि इनके जानकारी के प्रारंभिक स्रोत, या हम यूं कह सकते हैं कि इनको और क्या क्या नामों से जाना गया है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इनको जहां कई धार्मिक साहित्य इस बात को मानते हैं कि ये शूद्र हैं, और कुछ ये मानते हैं कि कुलहीन ही है, इनका कुलहीन है। क्षत्रिय भी कौन कौन से साहित्यकार इसको मानते हैं। इसके बाद ये तो इनका बेसिक सा जीवन हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी जानकारी इतिहास में उपलब्ध नहीं है। इनके पिता कौन है, माता कौन है, इनके बारे में बहुत ही कम जानकारियां उपलब्ध है। लेकिन चाणक्य के बाद की जानकारी अच्छे से उपलब्ध हो जाती है। तो सबसे पहले हम उन विवादों को देख लेते हैं कि कौन सा साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जानकारी के बारे में बताता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात चाणक्य से किस प्रकार से हुई, और इन्होंने ऐसा क्या किया कि तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को इंप्रेस कर लिया या प्रभावित कर लिया। तो चाणक्य से मुलाकात, और चाणक्य से मुलाकात के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से चाणक्य ने इनको ट्रेंड किया और एक इतना अच्छा योद्धा बनाया, साथ ही साथ इतना अच्छा राजनीतिक बनाया कि इन्होंने अपने राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया, जिसको देखकर सेल्यूकस निकेटर भी परेशान हो गया था, और सेल्यूकस निकेटर ने भी इन पर हमला कर दिया था। तो इसको हम थोड़ा सा बेसिक सा इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगली अगर हम बात करें कि जब ये वेल ट्रेंड योद्धा हो गए थे, तो इन्होंने मौका देखकर घनानंद पर आक्रमण किया। जो नंदवंश के जो शासक हैं घनानंद, यानी हम यूं कहें मगध के जो राजा हैं घनानंद, इन घनानंद पर इन्होंने ऐसे कौन सा मौका था ऐसा, उसका पूरा फायदा उठाकर इन्होंने घनानंद की हत्या की और अपने गुरु की सहायता से राजगद्दी को हथिया लिया था। तो घनानंद की हत्या और इसके बाद इनका राजतिलक। तो राजतिलक तो स्वाभाविक है कि इनके गुरु और इनके जो संरक्षक है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आने वाले टाइम पे, वो वही इनकी राजतिलक करवाएंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने गुरु की सहायता से किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार जब इनका हो रहा था, ये अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, तो इन्हीं के समकालीन जो सेल्यूकस निकेटर उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पर अधिकार में था, क्योंकि सिकंदर का जो अधिकार क्षेत्र था वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकार क्षेत्र तक उनका हो गया था। तो इनके समय सेल्यूकस निकेटर भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। दोनों में ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि युद्ध की जैसी स्थिति बनाती है, और 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच युद्ध होता है। तो उसको हम पढ़ेंगे यूनानी महत्वपूर्ण युद्ध। और आखिरकार उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर ने ऐसी कौन सी संधि की कि सेल्यूकस निकेटर का जो दूत है मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है, काफी दिन तक यही रहता है, और यहाँ के राजपाट के बारे में, यहाँ के शासन पद्धति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखता है। तो युद्ध के बाद जो परिवर्तन होने वाले हैं उनको हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ की, और वो जो विवाह होने वाला था वो भारतीय इतिहास का एक इंटरनेशनल मैरिज है, क्योंकि यूनान की राजकुमारी है और भारत का राजा है। तो भारतीय इतिहास का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में काफी सारा मिलता है, और 4 जो यूनानी क्षेत्र हैं, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो समुद्र तट है, वो सारा का सारा
चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया जाता है। तो भारत का जो राजा अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो वो 4 राज्य मिलने से इसका क्षेत्र हिंदुकुश दर्रे तक हो जाता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इनके जीवन के आखिरी समय में जब मगध पर अकाल पड़ता है, जिसकी जानकारी हमको जैन स्रोतों से मिलती है कि मगध पर जब अकाल पड़ा तो जो जैन भिक्षु थे उनमें से भद्रबाहु के नेतृत्व में आधे से लोग दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। तो जैन भिक्षुओं के बीच कॉन्ट्रडिक्शन होता है और आने वाले टाइम पे 2 जैन संप्रदाय बन जाते हैं, जिनमें श्वेतांबर और दिगंबर के नाम हमने जैन धर्म वाला जो वीडियो था उसमें देखा है कि इनके अंत समय में जब मगध पर अकाल पड़ा तो ये उन भिक्षुओं से इतने प्रभावित हुए कि ये भी अपना राजपाट छोड़कर दक्षिण भारत चले गए और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में रहकर इन्होंने वही संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये वाली बातें हम अंत में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो कुछ और जो फैक्ट हैं कि कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ स्पेशल विवरण देते हैं आने वाले टाइम के, जैसे जूनागढ़ अभिलेख कि किस प्रकार से सुदर्शन झील का निर्माण किया जाता है। तो ये वाली जब पूरे टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आपको पूरे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैन, बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य ये काफी सारा मत पेश करते हैं, जिसमें इनको शूद्र माना गया है और क्षत्रिय माना गया है, कुलहीन माना गया है या वृषल माना गया है। तो सबसे पहले उन स्रोतों पर थोड़ी नजर डालते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो इनको शूद्र मानते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं जो इनको क्षत्रिय मानते हैं, और ऐसा कौन सा स्रोत है जो इनको कुलहीन मानता है, वृषल मानता है। तो देखिए, जो साहित्य है, अगर हम बात करें साहित्य के बारे में तो जैन साहित्य और जो बौद्ध साहित्य होंगे, जैन और बौद्ध साहित्य में इनको क्षत्रिय वर्णित किया है। बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो जो बोधि वंश है, बोधि वंश साहित्य जो बौद्ध धर्म का है, ये साहित्य इस बात को मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय घराने से थे और जो मौर्य नगर के राजा हैं उनके कुल में इनका जन्म हुआ था। तो बौद्ध साहित्य के हिसाब से ये क्षत्रिय हैं। इसके अलावा अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो परिशिष्ट पर्वन जो हेमचंद्र ने लिखी है, ये भी इस बात का जिक्र करते हैं कि मोर पालने वाली जो जाति है, मोर पालने वाली जाति की जो मुखिया है, उस मुखिया की जो पुत्री है उसका बेटा है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार से अगर धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें, जैन और बौद्ध दोनों साहित्य इस बात को मानते हैं कि ये वहां से क्षत्रिय थे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे शूद्र की, कि ऐसे कौन से साहित्यिक रचनाएं हैं या फिर ऐसा कौन सा लौकिक साहित्य है जो इनको शूद्र मानता है। तो सबसे पहले मुद्रा राक्षस, जो विशाखा दत्त ने पुस्तक लिखी है, जो गुप्तकालीन समय की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस से पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय न होकर एक शूद्र थे। इसके साथ ही साथ जो दूसरी पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम में भी इनको शूद्र माना है। तो ये 2 पुस्तकें हैं। इनके अलावा एक पुस्तक और है अभिसारिका। तो अभिसारिका भी वो पुस्तक है जिसमें इनका शूद्र के रूप में उल्लेख हुआ है। तो ध्यान रखिए ये पुस्तकों के बारे में कि अगर ऐसा सवाल बन जाता है कभी कि किस पुस्तक का संबंध या किस पुस्तक से हमको मौर्यकाल की जानकारी मिलती है, तो ये पुस्तकें हैं जिनसे इनको शूद्र माना है।
और क्षत्रिय वंश की बात कहने वाले बोधि वंश और परिशिष्ट पर्वन है। इसके अलावा कुलहीन की ऐसे कौन कौन से पुस्तक हैं जिनको कुलहीन मानती है? तो कुलहीन में दो पुस्तकें तो ये होंगी कि ये दो पुस्तकें इस बात को मानती है कि ये शूद्र हैं, इनके कुल का कुछ भी पता नहीं है। तो मुद्रा राक्षस में भी इसी का उल्लेख होता है और देवी चंद्रगुप्तम में भी इसी का उल्लेख होता है और अभिसारिका में भी उल्लेख होता है कि इनके कुल का कुछ स्पष्ट पता नहीं है। तो ये सामान्यतः शूद्र ही थे, शूद्र ही माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम और लौकिक साहित्यों की बात करें तो वृहत कथा मंजरी जिसके लेखक क्षेमेंद्र हैं, तो ये वाली पुस्तक इस बात का डिक्लेयर करती है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इनको एक तरीके से माने तो कुलहीन की श्रेणी में मान सकते हैं। तो वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक, इससे भी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। इसके साथ जो अगली पुस्तक है कथा सरित सागर, जो सोमदेव ने लिखी थी, तो ये वाली पुस्तक भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रकाश डालती है और ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन मानती है। तो इस प्रकार से इन पुस्तकों से इस बात का पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में कॉन्ट्राडिक्शन है, विवाद है कि उनको क्या माना जाए, शूद्र माना जाए या क्षत्रिय माना जाए। तो इस प्रकार का सवाल परीक्षा में मुश्किल है, लेकिन हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में साहित्य का क्वेश्चन बन सकता है कि किस साहित्य से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपका साहित्य हो गया कि इनको शूद्र मानने वाले ये हैं, क्षत्रिय मानने वाले ये हैं और कुलहीन मानने वाले ये हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, प्रारंभिक जो कहानी है उसको धार्मिक इतिहास में अपने अपने रवैये से लिखा है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, विवाद है, लेकिन फिर भी आप इन पुस्तकों को साहित्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानते हुए इनको आप अच्छे से नोट करिएगा। इसके बाद देखिए मुलाकात की बात कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह कहा जाता है कि ये बचपन से होनहार प्रकृति के थे और इनका जो बचपन है उस बचपन में इन्होंने जो एज ए लीडर के तरीके से कोई व्यक्ति काम करता है, जैसे छोटे बच्चों का ग्रुप बना के और ये उन पर एक शासन करते थे। तो ये वाली बात तत्कालीन समय में काफी फेमस हुई और ये धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ी और घनानंद के दरबार में जब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो बनने वाले हैं, अभी बने नहीं है, चाणक्य की जब बेइज्जती होती है या उनका सम्मान नहीं किया जाता है, तो उस दौर में जब वो बदला लेने की चाहत रखते हैं तब वो जिस रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तो ये वो संयोग था कि चंद्रगुप्त की जो मां है उनसे उनका परिचय हो जाता है। तो एक वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं, कुछ आपको पिक्स दिखाई जाएंगी तो उनमें आपको एक बेसिक सा अंदाजा हो जाएगा। आपने अभी देखा कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य को प्रभावित किया और राजकिलम खेल के माध्यम से वो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये ठान लिया कि घनानंद से बदला लेने के लिए ये राजकुमार ठीक रहेगा और उन्होंने तक्षशिला में ले जाकर चंद्रगुप्त मौर्य को सारी जो विद्याएं देनी थी, वो थी राजनीति की, युद्ध विद्या, यानी जितने भी युद्ध कौशल वो सिखाना चाह रहे थे वो पूरा का पूरा तैयार किया। और अब वो समय आ गया था कि मौका देखकर वो घनानंद पर आक्रमण करने वाले थे। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिकंदर के बारे में। जैसे कि पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किया, तो आप उसको डिटेल से देखिएगा। मैं आपका थोड़ा सा बेसिक यहाँ बताना चाह रहा हूं कि सिकंदर यहां से निकलकर और इस प्रकार से
जब वो हिंदू कुश दर्रे को पार कर रहा था तो यहां से उन्होंने खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश कर लिया था। और 327 ईसा पूर्व ये वो समय है जब वो भारत के उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर आ चुके थे। और 326 ये वो तिथि है जब सिकंदर ने भारत को जीत लिया था। तो ये दोनों तिथियों को याद रखेंगे, भारत में प्रवेश करने की और भारत को जीतने की तिथि। 325 तक वो भारत में रहे, यानी भारत में वो मात्र 19 महीने रहे। और इनका रहना मतलब हम यूं कहें कि गांधार रीजन से लेकर और पुरु राज्य तक जो उन्होंने समय बिताया वो लगभग 19 महीने का था, 2 साल के आसपास का समय था। और जब उनको इस बात का आभास हो गया उनकी सेना को, ये जो व्यास नदी थी कि व्यास नदी को जब वो क्रॉस करेंगे तो उनका सामना कहां होने वाला, मगध पे। और मगध का जो शासक कौन है, घनानंद है। मगध की बहुत बड़ी सेना थी, तो सिकंदर के जो सैनिक थे उन्होंने मगध की सेना के बारे में जब जाना तो उन्होंने एक बात ठान ली थी कि हमको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अब बड़ी सेना से मुकाबला होने वाला था। और दूसरा रीजन ये भी माना जाता है कि सिकंदर की सेना एक बहुत लंबे टूर को क्रॉस करके आई थी, बहुत लंबे समय से युद्ध करते आ रही थी और थक गए थे लोग। और अब ये उतना पराक्रम नहीं दिखा सकते थे जितना कि वो पिछले क्षेत्रों में दिखाते आ रहे थे। तो यहीं से सिकंदर इस व्यास नदी के सहारे वापस लौट गया और यहां ईरान के बेबीलोन में पहुंचकर 383 बीसी में उनकी डेथ हुई। अब देखिए यहां से सवाल कि जब उन्होंने भारत के इस क्षेत्र को जीता तो भारत के जीते हुए क्षेत्र पर उनके जो सेनापति हैं सेल्यूकस निकेटर, इनका अधिकार हो गया। यानी हम यूं कह सकते हैं सेल्यूकस निकेटर को वो इस क्षेत्र को सौंप कर लौट गए थे। सेल्यूकस निकेटर इस रीजन का राजा बन जाता है। 323 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है। यूनान के विद्वान इस बात को मानते हैं कि जब सिकंदर का काफिला इस क्षेत्र से गुजर रहा था तो इसी जगह पे, यहां पे जो आज का पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहां चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर से हो गई थी, ऐसा यूनानी लेखक जस्टिन ने माना है। 323 ईसा पूर्व अब सिकंदर नहीं है, लेकिन भारत की बॉर्डर पर सेल्यूकस निकेटर है, ये भी एक यूनानी सेनापति है। और अब मगध, इसका पूरा टारगेट मगध पे था, क्योंकि ये चाहता था कि मैं मगध को जीतकर अपना एक इतिहास बनाऊं। इस वजह से सिकंदर के इस आक्रमण की वजह से भारत के जो इंटरनल एरिया था, भारत का जो आंतरिक क्षेत्र था, उस पर एक अशांति का सा माहौल पैदा हो गया था कि सबको एक ऐसा डर सा महसूस होने लग गया था कि पता नहीं कब यूनानी सेना भारत पर हमला बोल दे। ये वो समय था जब भारत में अशांति फैल रही थी और इस रीजन का जो आचार्य है, तक्षशिला का जो आचार्य है चाणक्य ने इसका पूरा फायदा उठाया, क्योंकि अब वो सिकंदर के अशांति वाले मामले पर, अशांति वाले क्षेत्र में या अशांति वाले टाइम पे अब वो पूरा फायदा उठाना चाहता है। और उसका मानना यह था कि ये वो उचित समय है कि अब चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से मगध की गद्दी पर आक्रमण किया जाए और घनानंद को मार दिया। अब देखिए इस स्थिति में क्या हुआ, कुछ ऐतिहासिक कहानियां इस बात को बताती हैं कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद अपने कुछ सैनिकों के साथ ही जब मगध पे गए, हमला बोला, तो वो एक बार तो वो हार गए थे। जब वो हारे तो उनको इस बात का पता लग गया कि घनानंद को जीतना थोड़ा मुश्किल है, तो अब वो दोबारा से तैयारी करने लगे। और जब अगली बार उन्होंने देखा कि वैसे युद्ध में तो वो नहीं जीत पाते, लेकिन उन्होंने फिर अचानक से घनानंद पर धावा बोल दिया था और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी थी, डेथ मार दिया था घनानंद को। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि नंद वंश का पतन कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में, और इससे एक साल पहले 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की डेथ हो गई थी। तो ये तिथियां आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 322 ईसा पूर्व में घनानंद को मारकर
चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब्जा कर लिया था और इसी के जस्ट बाद 321 बीसी में चाणक्य ने इनका राजसिला कर दिया था और ये मगध की गद्दी पर अब बैठ गए थे और इन्होंने एक नए वंश की नींव डाली और वो था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का समय वैसे 322 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है कि 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है और अगर शासनकाल के हिसाब से देखें तो 321 ईसा पूर्व है और यह शासन चलता है लगभग 184 बीसी तक। यानी इसको हम शताब्दी के आसपास लिखें तो चौथी शताब्दी बीसी से और मौर्यों का शासन रहा सेकंड बीसी तक, यानी लगभग 130-40 सालों का जो इतिहास है मौर्य वंश का, उसमें उसकी नींव डालने वाले चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो यहां से आपके बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। गणानंद को मार के मगध पर अधिकार कर लिया। अब जो चाणक्य हैं, ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षक तो थे ही, अब पूरी तरीके से इनके सलाहकार हो गए। यहां तक कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पर भी ये विराजमान थे और इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि एक राजा के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसने वो अपने साम्राज्य का कैसे विस्तार कर सकता है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो इनका विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा अर्थशास्त्र में कि एक राजा के लिए महत्वपूर्ण 7 चीजें इंपॉर्टेंट है, जिनका विवरण हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं। साप्तांग सिद्धांत कि एक राजा के 7 अंग होते हैं और वो सातों के सातों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह दी कि एक बहुत अच्छी सेना तैयार की जाए और टैक्स लागू किया जाए ताकि आपका कोर्स भी ठीक रहे, और यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाए ताकि राजा की शक्ति का उसको पता लग पाए। और उसी प्रकार से उन्होंने एक अच्छे से दुर्ग की भी बात कही कि राजा का जो महल है वो एक डिफरेंट टाइप का महल होना चाहिए। और इस महल के बारे में मेगास्थनीज ने भी ये लिखा था अपने वृत्तांत में कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, लकड़ी का बना महल था, कि वो महल इतना अत्यधिक सुंदर था कि उसकी कल्पना देवताओं के लोक से की जाती है, देवलोक से भी की जाती है। तो इस प्रकार से अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया था अपने गुरु चाणक्य के संरक्षण में। तो बहुत अच्छा सवाल बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या सलाहकार या प्रधान संरक्षक कौन है, तो चाणक्य है। तो देखिए अभी किस प्रकार से अपने गुरु की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को मगध की गद्दी से बढ़ाकर और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, अगर हम यूं कहें कि यूनानियों या आज के अफगानिस्तान तक उनका अधिकार हो गया था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार, अगर हम उत्तर की बात करें तो उनका हिमालय तक, हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वहां तक उनका विस्तार था। और अगर हम साउथ की बात करें तो जो मैसूर है, आज मैसूर कर्नाटक, यानी हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक, ये तो इनका उत्तर से दक्षिण विस्तार है। अगर हम पूरा पश्चिम की बात करें तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से लेकर इनका साम्राज्य विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक है। और यदि सौराष्ट्र क्षेत्र की हम बात करें तो जूनागढ़ के अभिलेख से पता लगता है कि सौराष्ट्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसानों की सुविधा के लिए एक झील बनवाई थी और उसका नाम था सुदर्शन झील। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से बन गया था, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार हो चुका था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार किया तो इनकी
इस बॉर्डर पर जो यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर को एक अलग से इतिहास बनाने की सूझ रही थी और उसका मानना यह था कि यदि मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य को नहीं रोका तो यह और आगे बढ़ेगा, और इस बेस पर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने की ठान ली और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर दोनों के बीच युद्ध होता है इस जगह पे। अब देखिए, सबसे पहली बात कि सिकंदर महान क्यों था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की पूरी आज्ञा मानी थी और गुरु ने जैसे जैसे मैसेज किया था या जैसे जैसे आज्ञा दी थी अरस्तु ने, तो उस बेस पे वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन यहां सेल्यूकस निकेटर एक सेनापति था, पहले भी एक सेनापति था जो सिकंदर ने उस पर आक्रमण किया था सीरिया के युद्ध के आसपास, तो ये सिकंदर की सेना में जुड़ गए थे और अब इनको सहायता सलाह देने के लिए कोई इतना अच्छा विद्वान नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ इसके अगर अपोजिट कंडीशन में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ये अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। तो गुरु चाणक्य ने पहले ही बता दिया था कि एक राजा, पराक्रमी राजा के पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी सेना बनाई। सेना यानी इतिहासकारों में काफी डिबेट है कि इनकी सेना कितनी बड़ी थी। यहां तक कि यूनान के इतिहासकार तो इस बात को मानते हैं कि लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, और ये जहां भी जाते थे वो क्षेत्र इनका हो जाता। यानी इतनी बड़ी सेना को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के संपूर्ण क्षेत्र को रौंद दिया था, ऐसा मानना है यूनानी लेखक जस्टिन का। वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को एक अलग तरीके से इंडिकेशन देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना एक डाकुओं का गिरोह है कि जहां जाते हैं आक्रमण करते हैं और फिर उस क्षेत्र को हथिया देते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है। तो देखिए, ये इतना भयंकर युद्ध था कि इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया था और अब सेल्यूकस निकेटर ये चाह रहा था कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे कर रहा है, अपनी राजनीति को किस प्रकार से वो एक्सटेंड कर रहा है। तो इस बेस में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य पहले तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हो जाती है और इस संधि में सेल्यूकस निकेटर अपनी जो पुत्री है हेलेना या कार्नेलिया, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। यानी ये वैवाहिक संबंध है। प्राचीन इतिहास में ऐसे बहुत सारे स्रोत हमको देखने को मिलते हैं। यदि हम हर्यक वंश की बात करें बिंबिसार के समय की, तो बिंबिसार ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 3-4 विवाह किए थे और इस वजह से उनका साम्राज्य एक ठीक प्रगति पर पहुंच गया था। कार्नेलिया से शादी करने के बाद अब सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रिश्ते अच्छे हो गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जब सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है तो उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को जीत मिल जाती है, यानी ये जीत जाता है युद्ध में। और अब सेल्यूकस निकेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो चाहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज्य का प्रसार किस प्रकार से कर रहा है। और इस प्रकार से जब उसकी चाहत थी कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को समझूं और उसी बेस पे अपना भी राज्य विस्तार करूं, तो इस बेस पर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करना उचित समझा और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में जो युद्ध होता है उसी की जस्ट बाद संधि हो जाती है। और उस संधि में सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह कर देता है एक तो, और दूसरा 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे देता है और 4 प्रांत में हेरात, काबुल, कांधार और मकरान, यानी ये 4 प्रांत जब चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन
यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य है और आगे बढ़ा। एक बार हम मैप पे देखते हैं इनको। और इस प्रकार से भारतीय इतिहास का पहला महान शासक, उसने अपने राज्य का विस्तार और अधिक क्षेत्र में हो गया था उसका। तो ये अरब सागर, ये आज का पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ये ईरान, यहां है ओमान, ये पूरा एरिया ओमान का है, मस्कट, ये ओमान की खाड़ी है, ये पर्शियन खाड़ी है, और ये जो कराची है, कराची के बाद वाला जो इलाका है ईरान का, और यहाँ जो समुद्र तट है उसका नाम है मकरान समुद्र तट। और मकरान समुद्र तट को भारत की तरफ से एक नए बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। यहां पर हेरात, काबुल और कांधार, ये वाला जो क्षेत्र था ये पहले यूनानियों के कब्जे में था, आज ये अफगानिस्तान में है पूरा का पूरा। सिकंदर ने भारत के इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था यहां तक। अब देखिए सेल्यूकस निकेटर ने ये वाला जो क्षेत्र था पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिया था। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो यहां तक हो गया था, इस जगह तक स्थापित हो गया था, क्योंकि ये राज्य भी उसी राज्य में मिल गया था। तो जब ये वाली कंडीशन हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी के बाद उसको 4 राज्य और मिले दहेज में, तो उनका साम्राज्य विस्तार और अधिक हो गया। और अब जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की कमियों को या प्रशासन को जानने के लिए एक अपना दूत भेजा इसके दरबार में, उसका नाम था मेगास्थनीज। बहुत अच्छा सवाल बनता है आपका कि मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और अब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, क्योंकि अब तो रिलेशन वाले हो गए थे। मेगास्थनीज सीधा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और यहां पर जो पाटलिपुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी, इस पाटलिपुत्र में काफी समय तक यहां रहता है। और कुछ उन्होंने जो पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है लकड़ी का बना था, ऊपरी महल, और वो महल कहीं स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर था, ऐसी कल्पना उन्होंने अपने काव्य में की थी और जिसका जिक्र इतिहास में हमको देखने को मिलता है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की पूरी पद्धतियों को इन्होंने यूनान जाकर, यानी इस एरिया में आकर वापस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन दुर्भाग्यवश जो उन्होंने लिखा था वो पूरी तरह नष्ट हो गया था, नहीं मिल पाया था। लेकिन मेगास्थनीज के समकालीन जो परवर्ती शासक, परवर्ती जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने मेगास्थनीज की बातों को अपनी कृतियों में लिखा, अपनी पुस्तकों में लिखा, जिससे हमको चंद्रगुप्त मौर्य, भारतीय प्रशासन, यूनानियों के साथ संबंध, उसकी जानकारी मिल जाती है।
तो ये कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के युद्ध की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि युद्ध के बाद अब यूनानी और भारतीयों में मिश्रण वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। इसके बाद अंत समय में जैन साहित्य इस बात को बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। अब देखिए अकाल के बारे में भी डिबेट है कि समकालीन शासक कुछ इस बात को मानते हैं कि अकाल पड़ता था, उस समय अकाल पड़ते थे, और कुछ शासक, कुछ लेखक इस बात को मानते हैं कि अकाल तो पड़ते ही नहीं थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या उनके शासनकाल में। लेकिन जैन साहित्य मानता है कि 12 साल का जब अकाल पड़ा तो इस एरिया में रहने वाले जो जैन साधु थे, उन जैन साधुओं ने यह तय किया कि हमें इस अकाल वाले क्षेत्र से निकल कर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जाने योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, उनको हमारे हिस्से का भोजन की प्राप्ति हो जाए। और अकाल के समय में जो चीजें जरूरी नहीं है उनका उन्होंने त्याग कर दिया था। और इस प्रकार से यहां से निकलकर कुछ जैन साधु यहां आ गए थे, और ये जगह जो श्रवण बेलगोला है, कर्नाटका में, यहां भद्रबाहु जो जैन भिक्षु है, भद्रबाहु अपने ग्रुप के साथ श्रवण बेलगोला आके रुका, काफी दिनों तक यहां रहे, और जब अकाल खत्म हुआ तो ये वापस मगध पर लौट गए थे। मगध पर रहने वाले जो भिक्षु थे वो स्तुलभद्र के नेतृत्व में थे, और अब वो पूरा का पूरा जो उनका ग्रुप था वो श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने लगे थे। श्वेतांबर संप्रदाय बन चुका था पहले से ही। ये जो दक्षिण भारत की तरफ आने वाले थे ये महावीर स्वामी के कट्टर समर्थक थे, तो ये दिगंबर संप्रदाय के विद्वान भिक्षु थे। जब ये वापस यहां पहुंचे तो दोनों भिक्षुओं के बीच मतभेद की स्थिति आने लगी, उभरने लगी। और जैन साहित्य इस बात को मानता है कि जब पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैनों की सभा बुलाई गई तो उस सभा में श्रवण बेलगोला जाने वाले भिक्षु थे जो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे, वो पाटलिपुत्र में वो पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने। और अब श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही जैन धर्म के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए थे, और इस प्रकार से ये पहली जैनों की सभा थी। प्रथम जैन सभा या प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, और इस समय जैन धर्म का विभाजन हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जैन साहित्य इस बात को बताता है कि अकाल की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, और काफी सारे उन्होंने देखा कि जनता भूख प्यास से मर रही है। तो इस बेस पे उन्होंने कहा कि मुझसे अच्छे तो ये जैन साधु हैं, और इस प्रकार से वो भद्रबाहु के नेतृत्व में राजपाट को छोड़कर अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर वो दक्षिण भारत आ गए। और इसी श्रवण बेलगोला में जो जैन धर्म की मोक्ष पद्धति है, जिसको संलेखना पद्धति कहेंगे या संथारा विधि, संथारा पद्धति, इस पद्धति के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया। भूखे प्यासे रहकर शरीर इतना कमजोर हो गया कि निर्जर समर जैसी स्थितियों में आके और आखिरकार मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में आके संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था, अपने प्राण त्याग कर दिए थे। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं, और जैन साहित्य उनको जैन अनुयायी मानता है। तो बहुत अच्छा सवाल बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के आखिरी समय में किस धर्म को स्वीकार किया, तो वो था जैन धर्म। यदि सवाल बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय कहां बिताया, तो श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। लेटर ऑन यही श्रवण बेलगोला इतिहास में इतना फेमस हुआ कि 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास जो प्रथम जैन तीर्थकर है ऋषभदेव,
उनका पुत्र जो बाहुबली है, गोमतेश्वर है, उनकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी थी। ये इतिहास में जैनों का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि हर 12 वर्ष में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, महामस्तकाभिषेक, जो अभी सन 2018 में मनाया गया था और अब ये 12 वर्ष यानी 2030 में मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारतीय इतिहास को काफी सारी सहायता मिली और भारतीय इतिहासकार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आने वाले टाइम पे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रसिद्धियों को लिखा, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जो विदेशी विवरण है वहां से लेकर एक अच्छी सी पूरी साहित्यिक रचना तैयार की। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने पूरे भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध दिया था। तो ये बहुत अच्छा सवाल बनता है कि राष्ट्र की एकता का प्रतीक किस शासक को माना जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाएगा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जितना साम्राज्य था, वो साम्राज्य, उतना बड़ा साम्राज्य भारत के किसी भी वंश ने स्थापित नहीं किया था। तो ये भारतीय इतिहास का पहला महान सम्राट है जिसने भारत की एकता को एक यूनिटी में बांध दिया था। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की ये पूरी कहानी है। अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार के बारे में, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक के बारे में, और इसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में।